जो वेल्थ क्रिएट होती है वो बिजनेसेस से, छोटे बिजनेसेस से। स्मॉल बिजनेसेस आर इंजन्स ऑफ ग्रोथ इन एनी इकोनॉमी। तो मैं समझता हूँ ये सोसाइटी का ओवरऑल हमारा प्रॉब्लम है कि हम सरकारी नौकरी को बहुत हाईली वैल्यू करते हैं, या किसी भी नौकरी को फॉर दैट मैटर, और रिस्क अवर्स हैं। हम ज़्यादा रिस्क लेने वाली कौम नहीं है, तो रिस्क अवर्स हैं, जॉब को सिक्योर चीज़ समझते हैं, वेयरएज़ उसमें ग्रोथ नहीं है। आज या कल ही गालिबन पाई ने एक और रिसर्च पब्लिश की है कि ऑन एवरेज एक ग्रेजुएट को 10 साल लग जाते हैं नौकरी पे। 10-10 साल भी ग्रेजुएट्स के घरों पे वेस्ट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द बैक टू बेसिक्स पॉडकास्ट। आज आपको लग रहा होगा कि हम एक नई सिटिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन ये वही स्टूडियो है, सिर्फ हमने ओरिएंटेशन अपनी चेंज कर ली है। बैक टू बेसिक्स का लोगो अभी भी लगा हुआ है, लेकिन नज़र शायद नहीं आ रहा होगा। तो हमने कहा चलें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा डिफरेंट किस्म की सेटिंग ट्राई करते हैं और लेट्स सी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कैसे लग रहा है ये सेटअप, यही रखें या पिछले वाले पे जाएं। तो आज हमने एक बहुत ही ख़ास मेहमान को इनवाइट किया है, जो कि फ़ाउंडर हैं एंड सीईओ हैं इनोवेटर्स गैराज के, और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इनोवेटर्स गैराज क्या चीज़ है, कोई गाड़ियों का गैराज है, ये किस चीज़ का गैराज है, और इससे पहले वो क्या कर रहे थे। क्योंकि उनकी चीज़ें उनको मैं फ़ॉलो कर रहा था, तो ये उनका एक आप समझ लें कि लेटेस्ट वेंचर है। इससे पहले भी वो काफ़ी काम कर रहे थे। तो इमरान जताला साहब, वेलकम फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। Thank you very much, Naeem sir. Assalamu alaikum, audience. I'm Imran Jatala. I'm honored to be your guest for today. थैंक यू वेरी मच सर। सर, इनोवेटर्स गैराज, इसकी तरफ तो आएंगे हम। मैं आपके बारे में कहीं पे पढ़ रहा था कि यू डिड सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और देन सम हाउ यू ट्राई टू ड्रॉप आउट बट यू आर नॉट सक्सेसफुल, और फिर आप तकरीबन 10 साल आपने कोई गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन कुछ आपके पल्ले नहीं पड़ा, मज़ा नहीं आया। वो स्टोरी ज़रा हमें बताएं, वो क्या था? Thank you very much, Naeem sir, for that story. मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एयर यूनिवर्सिटी से। मैं एक एग्रीकल्चरल फैमिली से हूँ, फ्रॉम पाकपतन, एंड वी केम टू इस्लामाबाद के यहाँ से इंजीनियरिंग करेंगे तो एकदम से हम कोई बड़े एंटरप्रेन्योर बनेंगे। मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स थी। मैं बड़ा कोशिश मेरी ये थी कि मैं डिग्री के दौरान भी ना ड्रॉप आउट हो जाऊँ अच्छा। एंड ट्राई टू बिल्ड अ वेंचर। मैंने एक स्टार्टअप बनाया भी व्हेन आई वाज इन 7th सेमेस्टर, और उसको एक साल के अंदर हमने स्पिन ऑफ कर दिया, $100,000 का एग्जिट लिया, वाह, बट मैं ड्रॉप आउट नहीं हो सका। आपने डिग्री फाइनली मुकम्मल कर ली। डिग्री फाइनली मुकम्मल कर ली, लेकिन जब एग्जिट लिया तो वो सोशल प्रेशर था कि सरकारी नौकरी अच्छी होती है, तो हम सरकारी नौकरी में चले गए। एक डेकेड पूरा, कुछ 10 साल मैंने सरकारी नौकरी में गुजारे, डिफरेंट R&D सेंटर्स में इंजीनियरिंग प्रैक्टिस करते हुए। इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट मेड फॉर जॉब। बहुत देरी कर दी, 10 साल लगा दिए, बट ये रियलाइज़ हुआ कि जॉब मेरे लिए नहीं है। तो मैंने जॉब छोड़ दी, और ये भी रियलाइज़ किया कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ ग्रेट प्रोफेशन फॉर मी, तो इंजीनियरिंग भी छोड़ दी। बट वो लर्निंग बहुत काम आई। उसके बाद आई गॉट एन MBA स्कॉलरशिप फ्रॉम हल्ट इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से मैंने MBA किया। देन आई केम बैक और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें पहले मैंने एक खुद स्टार्टअप बनाया और उसको बड़ा सक्सेसफुली फेल किया। लेकिन जब हमने स्टार्टअप फेल किया तो रियलाइज़ कि ये जो लर्निंग है ना, ये मोनेटाइज हो सकती है। तो जो हमारी जर्नी थी, जो लर्निंग्स थी उस फेलियर की, दैट गॉट मोनेटाइज्ड, और हमें ब्रिटिश काउंसिल के साथ एक काम करने का मौका मिला जिसमें हमने यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने शुरू किए। तो वो जो हम अपनी गलतियाँ डॉक्यूमेंट कर रहे थे, अपने लिए लिख के रख रहे थे कि स्टार्टअप बनाना कैसे है, वो फिर जाके हमने स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू किया। इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हमने 4 यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेशन प्रोग्राम बिल्ड किए। देन आई स्पेंड अ ईयर विद लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी एज डायरेक्टर इनोवेशन। वहाँ से देन अगेन आई रियलाइज कि आई एम नॉट मेड फॉर जॉब, एक गलती फिर करी, देन लेफ्ट दैट जॉब एज वेल, और फिर आके इनोवेटर्स गैराज हमने शुरू किया। सर, नाम बड़ा फैसिनेटिंग है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा, जब लोग इनोवेशन की बात करते हैं ना, तो समहाउ आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपको कोई डिसरप्शन क्रिएट करनी है किसी भी इंडस्ट्री में, आपको कोई नया आइडिया लेकर आना है, बड़ा एक फैंसी सा सिलिकॉन वैली टाइप आइडिया लेकर आना है। आपकी नज़र में इनोवेशन क्या चीज़ है? क्या इसी तरह का एक डिसरप्शन आइडिया होना चाहिए किसी भी बिज़नेस के लिए, तभी वो जाकर कामयाब हो सकता है, या एग्जिस्टिंग जो हमारे पास स्टार्टअप्स मौजूद हैं, या
इस्टेब्लिश बिजनेसेस मौजूद हैं, उसका कोई स्पिन ऑफ वर्जन या उसमें मॉडिफिकेशन करके, या अगर उसमें कोई फ्लॉज आ रहे हैं उसको करेक्ट करके कस्टमर के फीडबैक को सुनिए, क्योंकि ये बड़ा एक डिस्कनेक्ट है। इनोवेशन एक बड़ा फैंसी लफ्ज़ बन गया है। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकें कि व्हाट इज़ इनोवेशन टू यू? इनोवेशन बहुत मुख्तलिफ और बहुत आसान चीज़ है। इनोवेशन इज़ कनेक्टिंग द डॉट्स। आपने जो आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, उन्हीं रिसोर्सेज की एक नई मीनिंगफुल अरेंजमेंट बनानी है। आपके पास देखें, स्मार्टफोन पहले से एग्जिस्ट करता था, गाड़ी भी एग्जिस्ट करती थी, और गाड़ी हम हायर भी करते थे। हम्म। करीम और ऊबर ने सिर्फ इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट किया है। उन्होंने कुछ भी इन्वेंट नहीं किया, बहुत सिंपल सी इनोवेशन है। बट उनके साथ वो एबिलिटी भी थी जिसमें उन्होंने स्केल करके इसको बड़ा कर दिया। तो इनोवेशन से आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप ये है। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में स्लाइटली डिफरेंस सिर्फ ये है कि इनोवेशन इज़ क्रिएटिंग वैल्यू। आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, आप एक नई मीनिंगफुल अरेंजमेंट बनाई और उससे वैल्यू क्रिएट कर ली। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ कैन यू कैप्चर दिस वैल्यू। अब बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि करीम और ऊबर बनना चाहिए, इस तरह का आइडिया बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया, बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी करी, बट इट वाज इवेंचुअली करीम और ऊबर ही जो सक्सेसफुल हुए। अगर आप करीम को ही स्टडी करें तो करीम बनने से पहले ऊबर मौजूद था, और करीम ने वही किया जो ऊबर कर रहा था, और ऊबर को उसी की गेम में बीट किया। ऑल्दो इवेंचुअली ऊबर डिड एक्वायर्ड करीम, बट करीम ने सिर्फ वही किया जो ऊबर कर रहा था, सिर्फ बिजनेस मॉडल में थोड़ी सी इनोवेशन की, कस्टमर को वो सेटिस्फेक्शन दी कि हमारे घर के बाहर आज एक गाड़ी आके रुकती है जिसमें मेरे बगैर मेरी फैमिली उसमें एक अजनबी के साथ बैठ के कहीं मार्केट जा सकती है। सो उन्होंने ये आपको क्या कहना चाहिए, एक बहुत सिंपल सी इनोवेशन थी जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमारा हर ड्राइवर वेरीफाइड है, हम्म। और वो सिक्योरिटी दी जिसकी वजह से कस्टमर ने उसको अडॉप्ट किया। सो इनोवेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं की एक नई मीनिंगफुल अरेंजमेंट बनाएं, वैल्यू क्रिएट करें, और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ देन कैप्चर द वैल्यू। अगर आपने 10 रुपए की वैल्यू क्रिएट की है तो क्या 2 से 3 रुपए उसमें से सस्टेनेबली कंटिन्यूसली आप कैप्चर कर सकते हैं? दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि जो मार्केट में एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं खास पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो उसी को इम्प्रोवाइज करके, उसी को बेटर करके कस्टमर के लिए बनाने का नाम इनोवेशन है, राइट? इनोवेशन में दो कैटेगरीज हैं, वन इज़ इंक्रीमेंटल इनोवेशन और वन इज़ डिसरप्टिव इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन इसी तरह की चीज़ का नाम है कि आपके पास जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती हैं उसमें 5 से 10% आप इम्प्रूवमेंट लाएं, कोई एक फ़ीचर इम्प्रूव कर दें। और बहुत सारे टाइम, एट मैनी टाइम्स, आपको इंक्रीमेंटल ही इनोवेशन ही चाहिए होती है, आपको हमेशा डिसरप्टिव इनोवेशन नहीं चाहिए होती। डिसरप्टिव इनोवेशन बहुत कम मार्केट्स में चाहिए होती है या बहुत कम जगहों पे चाहिए होती है, और उसके लिए शायद रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन आसान है, जहाँ पे आप एक फ़ीचर को इम्प्रूव कर दें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में, बिकॉज वो बीइंग स्टार्टअप, बीइंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज आपके लिए करना आसान है। डिसरप्टिव इनोवेशन लाने के लिए यू नीड टू कम अप समथिंग विद समथिंग लाइक आईफोन। उसके पीछे एप्पल के पास बहुत सुपीरियर एक्सपीरियंस था, बहुत सुपीरियर इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, प्लस रिसोर्सेज भी थे। तो वो डिसरप्टिव इनोवेशन कर सकते हैं। वेयर स्टार्टअप्स के लिए या अर्ली फाउंडर्स के लिए इंक्रीमेंटल इनोवेशन ही बेहतर होती है। अगर हम पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि ये इंक्रीमेंटल इनोवेशन ज़्यादा फ़ायदेमंद है? क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। अभी तक आप समझ लें कि बहुत कम चीज़ें ही डिजिटल हैं। जिस तरह एयरलिफ्ट आया, करीम आ गई, इस तरह आपके और जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, सही है? सिर्फ उनको यहाँ पे रेप्लिकेट करना है, सही है? तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान में जो इनोवेशन हमें जिस पर फोकस करना चाहिए, दैट शुड बी इंक्रीमेंटल। या एब्सोल्युटली नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर आप पिछले साल की स्टार्टअप सारी जो फंडिंग देखें तो उनमें मेजॉरिटी वही इंक्रीमेंटल इनोवेशन ही है। उन्होंने यही बिजनेस मॉडल पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड में वो इम्प्लीमेंट हो चुके हुए हैं, सक्सेसफुल हैं। सिर्फ उन बिजनेस मॉडल्स को आपने अडाप्ट करना है लोकल मार्केट के लिए। करीम की सक्सेस के पीछे भी यही राज है कि उन्होंने अडाप्ट किया लोकल मार्केट में। उन्होंने आपको कैश पेमेंट अलाउ किया, उन्होंने ये आपको यकीन दिलाया कि उनके जो ड्राइवर्स हैं वो वेरीफाइड हैं। सो वो सिंपल सी इनोवेशन है। तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन ही चाहिए हमें, बिकॉज इस वक्त इनोवेशन एज है, इंफॉर्मेशन एज है, हमें पूरी दुनिया से एग्जांपल्स मिल सकती हैं और मिल रही हैं, हम सिर्फ उनको अडाप्ट करें लोकल मार्केट के लिए।
आपको क्या लगता है कि कोई भी यंगस्टर या कोई भी यंग ग्रेजुएट की अगर हम बात करें, यू वुड से टू देम कि भाई आप डायरेक्टली एक स्टार्टअप कल्चर की तरफ आओ, इनोवेशन पे काम करो, या यू वुड टेल टू देम कि यार सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ? सही है, अगर 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 तो आप जॉब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, देन व्हाट इज़ योर सजेशन टू दोज पीपल? फ्रीलांसिंग एक है, हुँ। सही है, आपके पास, इन विच you require like no money, no startup capital is required. Yeah, your focus should be basically on starting a startup, incremental innovation based startup. What's your thought process behind that कि अगर कोई youngster graduate हो रहा है, what's your advice for him? सो पाकिस्तान में देखिए नईम साहब, हमें एनुअली 2 मिलियन जॉब्स चाहिए, 20 लाख जॉब्स। तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिला के हमारे पास इतनी जॉब्स नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स जाके फिर जॉबलेस घरों में बैठ रहे हैं। तो इस ट्रेंड को चेंज करना यही हमारा एक मिशन है। हम यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स इसीलिए बिल्ड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाए कि उनके पास एक और ऑप्शन भी है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आप जॉब नहीं करना चाहते, तो आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी ऑप्शन है। तो उसमें अगर मैं थोड़ा-सा ब्रीफली शेयर करूँ कि इसमें 3-4 कैटेगरीज़ हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी। नंबर 1 इज़, हम उसे कहते हैं $0। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, डज़न्ट मैटर। आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, इनोवेटर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी मिथ है हमारे यहाँ कि हम पैसे होंगे तो कारोबार शुरू हो सकेगा। ये बिल्कुल आज के एज में वैलिड नहीं है। आपके पास सिर्फ विल होनी चाहिए, सीखने का जज़्बा होना चाहिए। आप फ्रीलांसिंग सीखें, एक सिंपल सी स्किल सीख लें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, वेब डेवलपमेंट सीख लें, और घर बैठे ऑल यू नीड इज़ लैपटॉप एंड इंटरनेट, और आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं और डॉलर्स में एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। या आप इसके साथ ही एफिलिएट मार्केटिंग एक ऑप्शन है आपके पास। अगर आप $0 कैटेगरी में ही बात करें, कोई प्रोडक्ट उठाएं किसी की, उसको बेचें, यू मेक मनी। जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट है, उसमें जो गैप है। इसके बाद अगली कैटेगरी आ जाती है कि आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और उन पैसों से आप कुछ करना चाहते हैं। $100 है, $200, तो आप बहुत बेसिक सी सिंपल सी प्रोडक्ट बना सकते हैं, सर्विस बना सकते हैं। आप मार्केटिंग एजेंसी सेटअप कर लें। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग अच्छी स्किल सीख ली हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स बेचना शुरू कर दें। दूसरी कंपनीज़ के लिए, इंडिविजुअल्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें। या आप बहुत सिंपल सा एक डिटर्जेंट, सोप का बहुत छोटा सा प्लांट लगाएँ और उसको बेचना शुरू कर दें। तो ये एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें $100-200 के अंदर आप यू कैन गेट स्टार्टेड। फिर थर्ड कैटेगरी आ जाती है जहाँ हम कहें कि $1000 की रेंज में आप अमेज़न पे एक स्टोर सेटअप कर लें। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप वो सीखें पहले कि अमेज़न कैसे आप उस पे स्टोर सेटअप करते हैं, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे वहाँ पे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है। वंस यू लर्न, तो फिर वो उस पे वो सीख के स्टिल यू नीड अबाउट $1000, तो आप पहले एक्सपेरिमेंट वहाँ पे रन करें। और उसके बाद फाइनल कैटेगरी आ जाती है स्टार्टअप की। स्टार्टअप इज़ कि आप कोई एक नई इनोवेशन करें, एक नई प्रोडक्ट लाएँ और उस पे उसके बाद इन्वेस्टमेंट रेज़ कर लें। कई दफ़ा बूटस्ट्रैप भी कर लेते हैं कि आपके पास अपने ही रिसोर्सेज़ हैं, आप एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट रेज़ नहीं करते, खुद से प्रोडक्ट बिल्ड किया और उसको सेल करना शुरू कर दिया। अब व्हाइल यू आर डूइंग स्टार्टअप, तो रन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लेट्स से आपकी इनोवेशन को 6 माह लग रहे हैं, 6 माह लग रहे हैं आपकी प्रोडक्ट बनने में, उस टाइम में आप सर्वाइव कैसे करेंगे? आइदर उसमें से इन पहली 3 कैटेगरीज़ में से कुछ करें जहाँ से इनकम जनरेट हो, आप अपना रन में एक्सटेंड करते चले जाएँ। या आपके पास अपने रिसोर्सेज़ हैं, बूटस्ट्रैप करें। आप 2-3 लोगों ने मिल के इतने रिसोर्सेज़ पूल इन कर लिए हैं कि आप 6 महीने की, 1 साल की इनोवेशन करेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगी और उसको से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देते हैं विद एंजल इन्वेस्टमेंट, अपनी फ्रेंड्स फैमिली में से कहीं से पैसे थोड़े से रेज़ करके, तो फिर आप उस पे ट्रैक्शन दिखाते हैं कि मेरे पास 10 पेइंग कस्टमर हैं। जब आप पेइंग कस्टमर्स और ट्रैक्शन दिखाएँगे, तो फिर इन्वेस्टर आपको पैसे देगा और फिर वो वेंचर कैपिटलिस्ट और वो सारी चीज़ें अनलॉक होती हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल में, पाकिस्तानी स्टार्टअप ने $370 मिलियन रेज़ किए, जो कि ऑलमोस्ट is more than 10% of Pakistan's total FDI. That's a massive change in Pakistani startup ecosystem.
अच्छा, मज़े की बात ये है कि आपने वो $0 वाली बात कही ना, फ्रीलांसर स्किल आपको चाहिए, उस पर हम ऑलरेडी हिशाम भाई को बुला चुके हैं, उस पर हमारी पॉडकास्ट हो चुकी है। इट्स विल बी, अगर आप चैनल पे जाएँ वहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में भी हो चुकी है। दूसरी मज़े की बात ये है कि आपने जो लो कॉस्ट की बात बताई, 100, 200, $500 के बीच में, उन इसमें हमारी जो है शायद जोया साहब के साथ भी बात हो चुकी है, वो पॉडकास्ट भी अवेलेबल है। इफ़ यू आर समबडी हू हैव 100 to 200 to $300 अवेलेबल, और अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ऑन आवर चैनल एज़ वेल। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है और आपके पास 500 से ऊपर डॉलर मौजूद है, लेट्स से अगर आपके पास $5000 मौजूद हैं, तो उसके लिए 2 पॉडकास्ट हैं, एक साकिब अज़हर साहब की है और दूसरा हुज़ैफ़ा अली की है, विच इज़ ऑल अबाउट अमेज़न ब्रांडिंग एंड अमेज़न ई-कॉमर्स सेलिंग, तो वो भी है। और स्टार्टअप का इमरान भाई हमारे पास ही हैं, तो उनसे तो बात चल ही रही है। तो इमरान भाई, आपने बात करी कि माशाल्लाह से यू आर गोइंग इनटू दीज इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे आप लोगों को इस सारे कल्चर के बारे में बता रहे हैं, तो हाउ द यूनिवर्सिटीज़ आर रिस्पॉन्डिंग टू यू? डू यू थिंक इट्स लाइक आप जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ उन चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही हैं, या किस किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है, स्पेशली प्रोफेसर्स का, स्टाफ का, और फिर स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स किस तरह है? दिस होल जिसमें आप बता रहे हैं फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाओ, अगर पैसे नहीं है, अगर 100 से $200 है तो शायद जोया के पास चले जाओ, अगर $5000 है तो अमेज़न की तरफ। तो हाउ दिस होल लाइक इंस्टीट्यूट, स्टाफ, एम्प्लॉयज़, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू यू अबाउट दैट? सर कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत प्रोग्रेसिव, लाइक नास्ट है, आईबीए है, लम्स है, जहाँ पे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है और वहाँ ये एक इकोसिस्टम इमर्ज भी हो रहा है। लेकिन जो इट्स लाइक आर सोसाइटी एज वेल, और फिर जो बाकी सेगमेंट है वहाँ पे रियलाइजेशन नहीं है। हिस्टोरिकली हमने यूनिवर्सिटी को या यूनिवर्सिटी डिग्री को हैज़ बीन टर्म्ड एज अ टिकट टू जॉब। तो पेरेंट्स जो हैं वो फीस ही इसीलिए पे करते हैं कि बच्चा जो उनका है वो डिग्री लेगा और जॉब पे चला जाएगा, विच इज़ समहाउ रॉन्ग। और इस इंप्रेशन को चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे पास तो इतनी जॉब्स हैं ही नहीं, तो सारे डिग्री होल्डर्स को जॉब तो नहीं मिलेगी और बहुत सारे डिग्री होल्डर घरों में बैठे हुए हैं। तो उसको चेंज करने में हमें भी टाइम लग रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मिक्स रिस्पॉन्स भी है। आई फील लाइक अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन उसका अगर हम रेफरेंस देखें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यूएसए में सिलिकॉन वैली शुरू करा। तो सिलिकॉन वैली में वो स्टार्टेड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक डीन थे, वो केम अप विद दिस आइडिया कि जो उनके ग्रेजुएट्स हैं कैंपस के ऊपर ही कंपनियां बनाएं, इधर ही रहें। तो देखिए उनका 4 to 5 ट्रिलियन डॉलर्स की टोटल वेल्थ क्रिएट कर चुका है स्टैनफोर्ड और सिलिकॉन वैली। तो देश जो वेल्थ क्रिएट होती है वो बिजनेसेस से, छोटे बिजनेसेस से। स्मॉल बिजनेसेस आर इंजन्स ऑफ ग्रोथ इन एनी इकोनॉमी। तो छोटे बिजनेसेस ही बहुत जल्दी अपना साइज डबल करते हैं और ग्रो कर जाते हैं। अ लार्ज बिजनेस कैन नॉट डबल इट्स साइज एवरी ईयर, वेयर अ स्मॉल बिजनेस कैन। सो स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना, दोनों को फ़ायदा, इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन। तो जॉब क्रिएशन भी उसके थ्रू होगी, उसके थ्रू इकोनॉमी में जीडीपी भी ग्रो करेगा कंट्रीब्यूशन से। तो यूनिवर्सिटीज़ को एचईसी ने इस पे रियलाइज़ करवाने की कोशिश करी है, बट सो फार आई फील लाइक द लार्जर माइंड सेट है कि उनका काम प्राइमरीली एकेडमिक्स है। नहीं, एकेडेमिया आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे पास जॉब्स इतनी हैं नहीं, सही है? ये एकेडेमिया को भी पता है, सही है? क्योंकि यही प्रोफेसर्स जब मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करते हैं ना, तो इनको भी यही फेज़ होता है कि कहीं पे प्लेसमेंट होना, एक रिगोरस प्रोसेस से गुजरना सिलेक्शन के बड़ा मुश्किल होता है, एंड देन समहाउ दे कम टू यूनिवर्सिटी एंड जॉइन यू। तो उनको ये चीज़ क्यों रियलाइज़ नहीं हो रही कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं नहीं इन तमाम बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, सही है? इवेंचुअली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी अगर ये अपने स्टार्टअप शुरू नहीं करेंगे, अगर इवन फ्रीलांस भी शुरू नहीं करेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मेन रीज़न? या हमारे प्रोफेसर या जो उनको पढ़ाया गया है, जो हमारी जितनी भी फैकल्टी है, मैं नस्ट आईबीए और लम्स की बात नहीं करूँगा, मैं ये बाकी पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटी सिटीज़ हैं इनकी बात कर रहा हूँ, कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न? आया ये जो प्रोफेसर्स और ये स्टाफ हैं ये ख़ुद थोड़ा सा टेक्नोलॉजी या चेंज रेजिस्टेंट हैं, या क्यों ये सिर्फ इस चीज़ पर रिलाई कर रहे हैं, यहाँ से बंदा पढ़ेगा और जॉब पे ही जाएगा, कोई और काम कर नहीं सकता? व्हाट कुड बी दैट वन सोल रीज़न फॉर दैट? सो मैं समझता हूँ ये सोसाइटी का ओवरऑल हमारा प्रॉब्लम है कि हम सरकारी नौकरी को बहुत हाईली वैल्यू करते हैं, या किसी भी नौकरी को फॉर दैट मैटर, और रिस्क अवर्स हैं। हम ज़्यादा रिस्क लेने वाली कौम नहीं है, तो रिस्क अवर्स हैं, जॉब को सिक्योर चीज़ समझते हैं, वेयरएज़ उसमें ग्रोथ नहीं है। पाइड की रिसर्च है कि पाकिस्तान में इस वक्त ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16.5% है।
अनऑफिशियली आई फील लाइक इससे भी ज़्यादा है। बहुत बड़ा नंबर है। आज या कल ही गालिबन पाई ने एक और रिसर्च पब्लिश किया है कि ऑन एवरेज एक ग्रेजुएट को 10 साल लग जाते हैं नौकरी पे। 10-10 साल भी ग्रेजुएट्स के घरों पे वेस्ट हो रहे हैं। तो दैट्स अ मैसिव, क्या कहना चाहिए, ब्लो टू द जीडीपी। एक बच्चा जब वो चाहे डिग्री होल्डर है या डिग्री होल्डर नहीं है, जब वो कमाने लग जाता है, चाहे वो जॉब से या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, तो वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है टू जीडीपी। अगर वो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है और 25,000 रुपए की इनकम शुरू हो जाती है उसकी, तो ये दैट इज़ अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी। हमारा जीडीपी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। हम 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट कर रहे हैं, और उनमें से अगर 2-4 लाख बच्चे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो ना सिर्फ वो इकोनॉमी के लिए चैलेंज है, बल्कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंज है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने देखी है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यही बच्चे जब किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं ना, तो साथ में जॉब्स भी कर रहे होते हैं, अपनी फीसें भी दे रहे होते हैं, और जब यहाँ पर होते हैं ना, तो ना तो पेरेंट्स उनको काम करने दे रहे होते हैं। ग्रेड्स लो, अच्छे ग्रेड्स लो, अच्छी जीपीए लो, अच्छे परसेंटेज बनाओ। स्टूडेंट खुद भी फोकस्ड होता है स्टडीज़ पे। वो कहता है अगर मैं जॉब करूँगा मैकडोनल्ड्स या इधर उधर, तो मेरी पढ़ाई का टाइम जा रहा है, मेरे मार्क्स ख़राब होंगे। अनफॉर्चुनेटली, या फॉर्चुनेटली कह लें, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, असाइनमेंट्स और क्विज़ेस भी इतने होते हैं प्रोफेसर्स की तरफ से कि वो जो है बच्चे को बिल्कुल बांधा होता है कि उसको भाई किसी तरीके से भी आपने फारिग नहीं छोड़ना। हर वक्त आपने उसको जो है इस शिशो पंज में रखना है कि कल क्विज़ है, सरप्राइज क्विज़ हो सकता है, असाइनमेंट है, सही है, मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कलेक्टिवली एक कह लें काविश है अनफॉर्चुनेटली, या एक चीज़ है जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स ग्रो नहीं होते हैं। वरना होना तो ये चाहिए कि अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ में हो तो आप जॉब भी करो साथ में। यस। 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, ज़्यादा करो ही मत। इसलिए मत करो कि तुम पैसे बना रहे हो, इसलिए कर लो कि तुम्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है कि बाहर की दुनिया कैसी है। क्योंकि हम जब 4 साल के प्रोग्राम में इनरोल होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जब वहाँ से निकलते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार प्रैक्टिकल ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। जिस चीज़ को हम ट्रेंड कह रहे होते हैं कि यार कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड है, कंप्यूटर साइंस, वो 4 साल के बाद पता चलता है कि यार अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। बिल्कुल। नहीं, मैं आपने बहुत अच्छी बात करी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। बाहर जो वर्किंग एज है वो 13 ईयर्स के बाद हर कोई काम करता है, इसलिए कि उनको काम करना सिखाया जाता है, सोसाइटी सिखाती है। हमारे यहाँ हम अपने बच्चों को जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मैंने भी ये स्ट्रगल किया है, शायद आपने भी करा हो, कि घर से कहा जाता था कि सिर्फ पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है। पढ़ना काम नहीं है, पढ़ना तो इसलिए है कि आप बेहतर इंसान बन जाएं, और बेहतर इंसान बन के बेहतर काम कर सकें। काम एक अलग से कंटिन्यूस प्रोसेस है, और होता ये कि बाय द टाइम वी ग्रेजुएट 22-23 साल उम्र हो चुकी होती है और कोई काम नहीं किया होता कभी। तो प्रैक्टिकली हम यूज़लेस होते हैं मार्केट के लिए। तो व्हिच इज़ एन आयरनी। इसलिए बच्चों को खुद से ये रियलाइज़ करना है कि जो डिग्री है या एजुकेशन है, ये काम नहीं है। ये आपकी बेहतरी के लिए, आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए है। इसके साथ-साथ काम करना आपने खुद से सीखना है, और पहले से काम करना शुरू कर दें। एक्सपीरियंस के लिए फ्री इंटर्नशिप करें, पैसे बनाने के लिए सिर्फ नहीं करें। इसलिए कि आपको एक्सपीरियंस आए, लोगों से डील करना आए, आपको प्रैक्टिकल लाइफ़ का पता होए बाय द टाइम यू ग्रेजुएट और जॉब मार्केट में जाना चाह रहे हैं। सर, आप तो आपका जो इनोवेटर्स गैराज का जो अपना एक वेंचर है, सही है, यूनिवर्सिटीज़ में तो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेमिनार्स भी करा रहे हैं, और इस इनोवेशन वाले कल्चर की तरफ और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कल्चर की तरफ आप लोगों को परसुएड भी कर रहे हैं। एंड आई फील लाइक कि आपको स्ट्रगल्स भी बड़ी होती होंगी, क्योंकि एकेडेमिया इतनी आसानी से ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो इसके अलावा जो है आप कॉर्पोरेट्स पर भी फोकस कर रहे हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट्स वो बिजनेस हैं जिनके बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको सप्लाई चेन में कहीं पे लॉजिस्टिक में कहीं पर क्या कुछ मसाइल आ रहे हैं, और उनके लिए अपने ही इन हाउस कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना अपने ही कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इतना मुश्किल नहीं होता, बिकॉज दीज गाइज दोज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द गेट गो, हैव टू bootstrap everything, versus corporates are very easy because they have the funds, they have the resources, they can deploy a team and resources to work on certain problems in their own niche, in their industries. So have you also been tackling, आप उन लोगों को भी trainings दे रहे हैं कि किस तरह आप अपने जो लूप होल्स हैं या जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। कॉर्पोरेट इनोवेशन इज़ नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर अस। हम एकेडमिक्स के साथ काम कर रहे हैं। थ्रू एकेडमिक्स हमें एक्सेस टू टैलेंट ज़रूर मिलता है, बट एट द सेम टाइम एकेडेमिया में उस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहाँ पे दे आर ऑलरेडी वर्किंग विद क्लाइंट्स और उनके पास रेवेन्यू भी है, और उसमें हम कॉर्पोरेट्स को हेल्प करते हैं थ्रू डिज़ाइन स्प्रिंट,
हैकाथॉन्स कि उनके जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं वो उससे सॉल्व हो जाएँ। अगर वो चाहते हैं कि उनकी बिज़नेस वैल्यू चेन के अंदर कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं जो लॉन्ग टर्म में सॉल्व हों, तो दे कैन हेल्प वी कैन हेल्प देम सेट अप ए स्टार्टअप स्टूडियो, जिसके अंदर वो एक जिस तरह एनआईसी इंक्यूबेटर है, एक स्टार्टअप स्टूडियो के अंदर वो ऐसे टैलेंट को लेके आते हैं जो कि उनके प्रॉब्लम्स को फोकस करके उनको सॉल्व करते हैं, और फिर वही स्टार्टअप्स या तो उनकी वैल्यू चेन के अंदर कहीं न कहीं वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं या एब्ज़ॉर्ब हो सकते हैं। सो दे आर लाइक एक्सटेंडेड टीम्स। उससे क्या होता है कि आप फ्रेश टैलेंट को लाते हैं। एक टैलेंट फ्रेश लेंस के साथ, फ्रेश व्यू के साथ आके उस प्रॉब्लम को देखता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और कॉर्पोरेट्स इससे ग्रो जल्दी करते हैं, और वो स्टार्टअप्स ग्रो भी करते हैं पूरी दुनिया में ज़्यादा जो स्टार्टअप स्टूडियो से आते हैं। सर आपने पॉडकास्ट पे आने से पहले कहा कि यू हैव अ वेरी लाइक बिग गोल, $500 बिलियन इनोवेशन इकोनॉमी बाय 2020। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है और किस तरह अचीव करेंगे? So that's an ambitious vision. I believe मैं चूँकि I am a humble student of history. Year 1800, this Indian subcontinent was 26% of global GDP. So this was a very rich land. और पाकिस्तान अगर आज हम देखें सब कॉन्टिनेंट का इज़ 1/5। सो पाकिस्तान को आइडियली शुड बी अराउंड 5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। जो अगर हम 140 ट्रिलियन की वेल्थ है तो पाकिस्तानी इकोनॉमी कैन ईजिली बी मोर देन $5 ट्रिलियन। ये हमारा पोटेंशियल है। तो उससे मैंने सीखा, और फिर मैंने इन द साइज ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो जीडीपी इस वक्त ऑफिशियली रिपोर्टेड है दैट्स $300 बिलियन, बट इट्स मच मोर, द इनफॉर्मल इकोनॉमी साइज इज मच बिगर देन द फॉर्मल इकोनॉमी इवन। तो बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि इट्स अबाउट 800 and 900 बिलियन जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, स्पेशली जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जहाँ कैश पेमेंट्स है सारी, वो तो जीडीपी में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। पाकिस्तान इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन। आई टेंड टू बिलीव स्ट्रांगली कि हमारा एक्चुअल जीडीपी साइज़ बहुत बड़ा है, इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज़ बहुत बड़ा है। थ्रू डिजिटाइजेशन, स्मार्टफोन्स, नादरा का डेटा, इन सब की वजह से अब जो फ्यूचर में बहुत तेज़ी से इकोनॉमी डिजिटाइज होना शुरू हो जाएगी। और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम देखें $370 मिलियन इन 1 ईयर, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो पाकिस्तान कैन बिकम ए $500 बिलियन इनोवेशन इकोनॉमी बाय 2030। वो मेरा तो लाइफ मिशन भी यही है। हम इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और हम सिर्फ अकेले ये नहीं कर रहे होंगे। दिस इज़ अ विजन कि हम सारे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, इनोवेशन इकोसिस्टम ब्रॉडर टर्म में अगर हम कहें, जिसमें आप भी हिस्सा हैं, ये सारे लोग मिल के ये अचीव कर रहे होंगे। हमें बड़ा ख्वाब देखना चाहिए। अगर हम 500 नहीं बनेंगे तो 400 बन जाएंगे, बट हमें टारगेट बहुत बड़ा सेट करना चाहिए, और वो इतनी बड़ी इनोवेशन इकोनॉमी जॉब्स क्रिएट करेगी, एबंडेंस क्रिएट करेगी, और हम पाकिस्तान जो है ना वो ग्रो कर रहा होएगा। एंड हाउ डू यू थिंक वी कैन अचीव दैट, बाय स्टार्टिंग स्टार्टअप्स और लाइक बहुत सारे सेक्टर्स हैं इस होल इनोवेशन इकोनॉमी के, जिसमें ई कॉमर्स भी आता है, जिसमें आपकी डिलीवरी सर्विसेज भी आती हैं, जिसमें आपकी जो एक ट्रांसपोर्टेशन सारी सर्विसेज आती है। आर यू पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट लाइक स्टार्टअप होल इकोसिस्टम या नहीं, ये बाकी सारे भी इंक्लूड है? जी, मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करूँ, इनोवेशन इकोसिस्टम ब्रॉडर टर्म्स में अगर हम देखें, तो उसमें एक तो गवर्नमेंट की तरफ से इनेबलिंग एनवायरनमेंट है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी पिछले साल गवर्नमेंट ने बनाई है, जो कि दुबई और सिंगापुर की तरह के फ्री जोन्स पाकिस्तान में सेटअप कर रहा है। ये पहला इनेबलिंग एनवायरनमेंट ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे टैक्स हॉलीडेज़ मिलें, स्पेशली इन फ्री जोन्स के अंदर इन्वेस्टर्स को भी और कंपनियां बनाने वालों को उनको भी। फिर हम एक इनोवेशन का कल्चर बिल्ड करें। पाकिस्तान में 4 लाख स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में फाइनल ईयर अंडर ग्रेड प्रोजेक्ट्स करते हैं। सो रफली 1 लाख से ज़्यादा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं हर साल। तो अगर हम 1 लाख फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को कन्वर्ट कर दें स्टार्टअप्स में, अर्ली स्टेज पे स्टूडेंट्स को सिखा दें, तो हम 1 लाख स्टार्टअप्स हर साल बना सकते हैं। चाइना में हर साल 12 लाख स्टार्टअप्स बनते हैं। चाइना में 5,000 से ज़्यादा इंक्यूबेटर्स हैं। तो अगर हम किसी भी इकोनॉमी में अगर उन्होंने ग्रोथ देखें तो वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ही हुई है। तो उसके लिए कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ने मिल के बहुत सारे स्टार्टअप्स क्रिएट करना, और फिर इन्वेस्टर्स ने उनमें इन्वेस्टमेंट डालना। दैट्स द वे फॉरवर्ड। इससे हम एक इनोवेशन इकोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं, विच वी बिलीव कैन बी मोर देन $500 बिलियन इन अ डेकेड। हाउ टू डू इनोवेशन एंड स्टार्ट अ स्टार्टअप? इफ़ आई वर टू आस्क यू, अगर इसका मुझे आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बता दें कि एक स्टार्टअप को स्टार्ट किस तरह किया जाता है, उसका आइडिया जो है वो किस तरह कंसेप्चुलाइज किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप क्या फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, अगर लेट्स से मेरा जैसा बंदा एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है?
सो स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीम। पाकिस्तान में अगर आपके पास अच्छी टीम है तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, हमारे सोशल प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं और वो उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं किसी भी डायमेंशन में हम देखें। वो हेल्थ केयर में है, वो एजुकेशन में है, वो ट्रांसपोर्टेशन में है, वो लॉजिस्टिक्स में है, यू नेम इट। हमारा हर वर्टिकल जो है वहाँ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं और जितना बड़ा प्रॉब्लम है उतनी बड़ी वो अपॉर्चुनिटी भी है। सो अगर आपके पास टीम है जो कि एक्सपीरियंस टीम है, उस वर्टिकल में नॉलेज रखती है। लेट्स से अगर आप हेल्थ केयर में काम करने जा रहे हैं तो आपके पास हेल्थ केयर का नॉलेज होना चाहिए, उस डायमेंशन का नॉलेज होना चाहिए। और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई कस्टमर का जेन्युइन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसके अगेंस्ट एक सोल्यूशन बनाएं। लेकिन सर मैं आपको आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। मुझ जैसा बंदा जिसकी टीम नहीं है, सही है, मैं एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ, सही है, मैंने इंटर्नशिप्स करी हैं, मैंने लेट्स से 2-3 साल जॉब्स भी करी हैं, लेकिन मैं तो खुद एक सैलरीड पर्सन हूँ, सही है। और मैं जिस तरह आपको समझ नहीं पड़ी गवर्नमेंट जॉब्स की, आपको मज़ा नहीं लगा, दैट वाज नॉट योर कप ऑफ टी। अब मुझे भी लगता है कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है नौकरियां करना और सरकारी काम करना, और मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ जबकि मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है और मेरे पास टीम ही नहीं है। तो उस केस में मैं किस तरह एक स्टार्टअप शुरू कर सकता हूँ? उस केस में आपको पहले स्किल्स एक्वायर करने हैं। देखिए अगर हमने 4 कैटेगरीज़ जिनकी बात की है, एक हाँ। $0 कैटेगरी है, फिर $100 कैटेगरी है, फिर $5000 कैटेगरी है, तो फिर उससे अबव है। तो आप देखेंगे आप इसमें से किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं और एक पूरा प्लान बनाएँ, एक लॉन्ग टर्म 5 साल का प्लान बनाएँ कि 5 साल में या 3 साल में इट वेरीज़। किसी के लिए हो सकता है वो 1 साल में वहाँ पहुँच जाए, किसी के लिए हो सकता है उसको 5 साल का प्लान बनाना हो, कि $0 से शुरू करके पहले अपना रनवे एक्सटेंड करें, फिर $100 पे जंप कर जाएँ या डायरेक्टली 5000 पे जंप कर जाएँ। फिर 5000 के थ्रू अपना रनवे फर्दर एक्सटेंड कर लें। फिर वंस यू हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज़, फिर नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क करें, लोगों से मिलें, अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिलें, एक्सप्लोर करें और उन्हीं में से आपकी टीम बनेगी। एंड दैट्स योर जॉब कि आप लोगों को अपना आइडिया सबसे पहले सेल करें। कि लेट्स से मैं हेल्थ केयर को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं हेल्थ केयर के किसी एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल करूँ टीम में। हुँ। अच्छा, जो ये बात है मतलब आप इस चीज़ के काफ़ी जो हैं प्रोपोनेंट लगते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप डे नंबर 1 से कोई स्टार्टअप का आइडिया लेकर और ये कह दो कि मैंने ये बनाना है, सही है? वो एक सेफ्टी नेट होता है, आपने बनाना होता है, कम से कम आपके पास 5-6 महीने का जो है सर्वाइवल का खर्चा होना चाहिए, खाने-पीने का, घर के किराए का, यूटिलिटी बिल्स का। कम से कम आपके पास वो सब कुछ हो, इसके बाद आप स्टार्टअप में आएँ। डे नंबर 1 से आप रिकमेंड नहीं करते हैं कि कोई स्टार्टअप में आए और ये जितनी भी आपने कहा कि फ्रीलांस वगैरह और ये चीज़ें करे। डू यू बिलीव कि किसी को स्टार्टअप जो है, अगर मैं कहूँ मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और भाई मैंने कल से स्टार्टअप शुरू करना है, तो डू यू थिंक इट कैन गेट रिस्की? इट्स वेरी रिस्की। आपके पास रनवे होना चाहिए, जिस तरह आपने कहा खर्चा होना चाहिए, हाँ। हम इसको टेक्निकली कहते हैं रनवे, कि कितने महीने आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप वो पहले ज़रूर कैलकुलेट करें। अगर वो आप 6 मंथ्स की इनोवेशन है, रेवेन्यू 6 महीने बाद आना शुरू होएगा या 1 साल के बाद, तो आपके पास वो 1 साल का रनवे कवर्ड होना चाहिए, 1 साल का खर्चा पानी पास होना चाहिए। देन जंप फॉर अ स्टार्टअप। और एक अर्ली बहुत यंगर एज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक्सेप्शन है कि कोई जल्दी क्लिक कर जाएँगे। अदरवाइज़ आपको ये इन 4 कैटेगरीज़ में स्टेप बाय स्टेप ऊपर आना पड़ेगा। अगर आप फैमिली नॉलेज बेस की वजह से डायरेक्टली 3rd कैटेगरी पे जंप कर सकते हैं, फेयर इनफ। 4th में डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, फेयर इनफ। किसी के पास सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, फैमिली से नॉलेज हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है और वो डायरेक्टली स्टार्टअप बना सकते हैं। अदरवाइज़ स्टार्ट विद $0 स्केल, देन $100 एंड देन 1000 एंड 5000 और फिर स्टार्टअप में आएँ। चले हमारे पास एक साइड ये हो गई है कि मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू करता हूँ, सही है। मैंने जॉब छोड़ दी, फ्रीलांस की, उससे पैसे बनाए, फिर थोड़ा सा उससे ग्रो किया। मैं लेट्स से अमेज़ॉन होलसेल में आ गया, 5-10 हज़ार वहाँ पे बन गए। फिर लेट्स से मैंने अपना एक ब्रांड कर लिया पैसे बनाने के लिए, मेरे पास 10-20 हज़ार डॉलर आ गए। एक तो वो वाली साइड हो गई है कि अब मैं सोचता हूँ कि लोगों से मैं मिल भी रहा हूँ, लोगों से कनेक्ट भी कर रहा हूँ, मुख्तलिफ इंडस्ट्री से मुझे प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि क्या मुझे सॉल्व करना है, कौन सी मेरी तबीयत और मेरे मिजाज के करीब है कि मैं ये कर सकता हूँ। और अगर मेरा मेडिकल का एक्सपीरियंस है तो मैं मेडिकल में इनोवेशन कर सकता हूँ। अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो मैं लेट्स से कैमराज़ में अगर कुछ करना चाहूँ, स्पाई कैमराज़ में कुछ करना चाहूँ, डैश कैम्स में कुछ करना चाहूँ। जो दूसरी साइड वाली है जो कि फैमिली से आप कह लें प्रिविलेज है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास अंडरस्टैंडिंग है बेसिक चीज़ों की, या उनके पेरेंट्स जो हैं वेल एजुकेटेड और वो उनको इनकरेज कर रहे हैं कि आप एक स्टार्टअप शुरू कर लो, और जो कि इस फ्रीलांस और अमेज़ॉन इन छोटी चीज़ों को बाईपास कर रहे हैं। तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर बोथ ऑफ देम? लाइक इनके पास पैसे आ गए हैं, डू यू थिंक दे हैव एन आइडिया नाउ, दे वांट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, उनके पास वो सेफ्टी नेट भी आ गया है,
वो ख़र्चे भी हैं। सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप कि टीम भी, चलो आप कह रहे हैं कि उनके पास एक एक्सपर्ट आ गया उनकी टीम में, या वो ख़ुद उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जिस तरह मैंने कहा कि मेरे इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, आई नो अबाउट कंप्यूटर्स, आई नो अबाउट कैमराज एंड दी स्टफ, आई कैन ब्रिंग सम काइंड ऑफ इंक्रीमेंटल इनोवेशन इन दोज थिंग्स। सही है, तो उसमें तो एक्सपर्ट मैं हो गया, मुझे किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी कि मैं ये आइडिया लेकर जाऊँ और फंड रेज करूँ, या व्हाट्स द साइंस बिहाइंड, या व्हाट आर द स्टेप्स बिहाइंड फंड रेजिंग? मुझे और कौन कौन सी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होगी बिफोर आई गो टू एन इन्वेस्टर और वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट कि मैं उससे फंड्स रेज करूं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ करने में। देखिए, मैं इतनी देर से आइडिया पे इसीलिए उसको रेज़िस्ट कर रहा था। मैं आइडिया का फ़ैन नहीं हूँ। आई बिलीव कि आइडिया से नहीं शुरू करना चाहिए। आइडियाज़ जो हैं इट्स मैं रादर ये कहूँगा कि फाइंड अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। यहाँ पे इस रूम में राइट नाउ वी नीड लाइट, दैट्स अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और उसके लिए वी नीड द लेटेस्ट सॉल्यूशन, वो जो कि आज एलईडी लाइट है। अगर आज मैं ये आइडिया लेके आऊँ कि येलो हैलोजन बल्ब बनाना है मुझे, और वो मैं आइसोलेशन में बैठ के बल्ब बना के ले आऊँ आपके पास कि नहीं साहब ये ख़रीदें, मैंने येलो हैलोजन बल्ब ले लिया, बना लिया है, ये लाइट भी देता है, तो विल यू बाय? नोट से नहीं, इसका टाइम गुजर गया। इवन एनर्जी सेवर का टाइम गुजर गया। नाउ इट्स द एलईडी टाइम। तो अगर वो आप कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देन कस्टमर विल बाय इट। तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लेके आएँ। हम इसे डिज़ाइन थिंकिंग कहते हैं स्टार्टअप्स के अंदर, कि डिज़ाइन थिंकिंग इज़ कि आप कस्टमर का प्रॉब्लम, पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं और उस पेन पॉइंट के अगेंस्ट एक सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं। अपने आइडिया से ऑब्सेस नहीं होते कि मैंने सोच लिया मैंने बल्ब बनाना है, ना मैं ऑल इन के मैंने बल्ब ही बनाना है। नहीं, आई नीड टू फिगर आउट कि कस्टमर को क्या चाहिए, मेरा कस्टमर कौन है, मुझे पहले वो कस्टमर सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है, चाहे आप किसी भी रूट से आ रहे हो। सो बहुत सारे लोग हिट एंड ट्रायल से ये करते हैं, हर सक्सेसफुल बिजनेस ने ये किया है, चाहे वो सेवर है या अमेज़ॉन का कोई सक्सेसफुल सेलर है, हर किसी ने ये किया है, हिट एंड ट्रायल से कर लिया है या एक सिस्टमेटिक अप्रोच से किया है। इंक्यूबेशन प्रोग्राम का या स्टार्टअप ट्रेनिंग का फ़ायदा ये है कि वो आपको एक लैब इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, वहाँ वो आपको एक फ्रेमवर्क देता है कि यही चीज़ आप एक स्ट्रक्चर तरीके से कर सकते हैं, सीख सकते हैं। किसी के पास ये नॉलेज नहीं है, वो सीख सकता है। एक कस्टमर का पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करे, उस पेन पॉइंट के अगेंस्ट एक सोल्यूशन डिज़ाइन करें, देन यू हैव बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस। और फिर आपने कहा कि इन्वेस्टर के पास जाना। इन्वेस्टर प्राइमरीली अगर मैं उसको डीकंस्ट्रक्ट करूँ तो 2 चीज़ें देखता है। इन्वेस्टर नंबर 1 ये चीज़ देखता है कि जिस सेगमेंट में, जिस इंडस्ट्री में आप काम करने जा रहे हैं, वो इंडस्ट्री साइज़ क्या है। बिकॉज़ इन्वेस्टर का प्राइम इंटरेस्ट ये है कि आप उसके ₹1 को ₹20, ₹50 इतना रिटर्न देंगे। मैं आपकी इस बात को यहाँ पर काटता हूँ और मैं थोड़ी सी मिसाल देना चाहूँगा। किसी ज़माने में मैं एक स्टार्टअप कह लें, एक इनोवेशन कह लें, या एक आइडिया कह लें, उस पर काम कर रहा था ना। ये स्पाई कैम्स होते हैं जो कि आप अपने घर में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, और सिर्फ इसलिए यूज़ कर सकते हो कि किसी पर स्पाई करने के लिए, या आपके घर में अगर कोई मेहमान आ रहा है तो वो देखे बगैर, या लेट्स से आपका स्पाउस आप पर चीट कर रहा है तो उसके लिए यूज़ करो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये स्पाई कैमरा मैं बनाता हूँ एक, सही है। लेकिन अब स्पाई कैमरा है तो स्पाई कैमरा हिडन होता है, वो एक कैमरे की तरह नहीं होता जिस तरह ये कैमरा है कि वो नज़र आ रहा है, वरना उसका मकसद ही ज़ाया हो गया। तो मैंने कहा कि यार मैं ये स्पाई कैमरा कहाँ पर इंटीग्रेट कर सकता हूँ कि ये किसी को नज़र भी ना आए, और एक ऐसा भी हो जाए कि एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी भी ऐड हो जाए। तो मैंने वायरलेस चार्जर जो हैं वो हमारे यूज़ होते हैं, तो मैंने क्या करा कि वायरलेस चार्जर को क्या किया, वायरलेस चार्जर का जो डिवाइस होती है उसमें कहीं पे मैंने कैमरा की एक प्रोपोजिशन निकाली। मैंने एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर को हायर किया, उसने वो कैमरा, स्पाई कैमरा किसी तरीके से उस वायरलेस चार्जर में डाल दिया, सही है। वो अब आपकी साइड टेबल पे पड़ा हो, या अब वो आपके जो है लेट्स से आपकी जो लिविंग एरिया है वहाँ पर किसी साइड टेबल पे पड़ा हो, तो वो मकसद आपका हासिल हो रहा है स्पाई कैमरा का कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है चुप के, किसी को पता नहीं लगा। और उसकी एक दूसरी यूटिलिटी भी आ गई कि वो वायरलेसली मोबाइल को चार्ज भी कर रहा है, सही है। मेरे ख्याल में QI ची टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, जो कि मेरे ख्याल में हर फ़ोन को चार्ज कर देता है, और आजकल सारे फ़ोन वायरलेस इनेबल्ड भी हैं चार्जिंग के। अब उसके बाद क्या हुआ कि
मैंने उसका प्रोटोटाइप बनने के लिए दे दिया। सही, प्रोटोटाइप थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन मेरे पास ये आइडिया आ गया क्योंकि मार्केट में मैंने देखा कि कोई ये चीज़ उस वक्त नहीं बना रहा था। सबके जो डिज़ाइन थे वायरलेस चार्जर के, या तो जो थे चार्जर में एम्बेड थे या छतों में थे, इस तरह की कोई डिवाइस नहीं थी। तो अब अगर मेरे पास ये आइडिया आ गया है और मैंने लेट्स से प्रोडक्ट को डिज़ाइन भी कर लिया है, सही है, मेरे पास 500-600 हज़ार डॉलर थे, मैंने इसकी प्रोडक्ट डिज़ाइन पे इन्वेस्ट कर दी, लेकिन अब मेरे पास जो है वो इसके प्रोटोटाइप बनाने के पैसे नहीं है, बिकॉज प्रोटोटाइप बनने में पैसे लगते हैं। चलो मैं ये भी कह दूं, मैंने प्रोटोटाइप भी बना दिया, उस पर 500,000 डॉलर और लग गए, लेकिन उसकी अगर बाकायदा मोल्ड बनेगी और फिर वो जब प्रोडक्शन लाइन पे जाएगा उसका MOQ क्या होगा, सही है, वो नाउ द इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। क्या आया ये पॉसिबल है, ये जो मैंने आइडिया स्पाई कैम का इंटीग्रेट किया वायरलेस चार्जर में और फिर इसका मैंने लेट्स से प्रोटोटाइप भी बना दिया और मेरे $2,000 खर्च हो गए, या लेट्स से $2,500 $3,000 हो गए, और वो मेरे पास थे, मैंने जॉब करी थी या मैंने फ्रीलांस करियर से बनाए थे, क्या ये आइडिया, ये प्रोटोटाइप प्रेजेंटेबल है इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स? बिल्कुल है। इन्वेस्टर्स आपको डिफरेंट स्टेजेस में फंड करते हैं। सबसे पहले तो आप एंजल राउंड पे आ जाते हैं, और एंजल राउंड में जनरली आप पे समवन हु ट्रस्ट यू, लाइक्स यू, फ्रेंड्स, फैमिली, और थर्ड कैटेगरी हम उसे कहते हैं फूल, समवन हु रियली लाइक्स यू। तो वो आपको पैसे दे सकते हैं किसी भी स्टेज पे। इट कैन बी जस्ट एन आइडिया। आप ये सिर्फ ये आइडिया किसी से शेयर करें कि जी इस तरह से एक प्रोडक्ट के अंदर वायरलेस चार्जर के अंदर कैम लगा होगा, तो हम ये मिल के बनाते हैं। And I already did market research for it as well, because at that time I was selling on Amazon.com. तो उस वक्त पे ये आइटम बड़ी ट्रेंडिंग जा रही थी, सही है, तो आई हैव द मार्केट टू शो दैट द मार्केट नीड दैट प्रोडक्ट। मतलब मैं इन्वेस्टर को बता सकता हूँ, एंजल इन्वेस्टर को या फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये बता सकता हूँ कि भाई, वो मुझसे पूछेंगे ना यार ये कौन खरीदेगा, कौन ये खरीदेगा? यार मैं उनको बता सकता हूँ मेरे पास डेटा मौजूद है अमेजोन का मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के थ्रू कि भाई ये देखो ये बिक रही है, इट इज़ मेकिंग सेल एंड माई प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट बिकॉज इट इज़ ब्रिंगिंग यूटिलिटी ऑफ द वायरलेस चार्जिंग एज वेल। तो इसको अगर ये लेट्स से अगर मैं ये लोग इस प्राइस में बेच सकते हैं, तो आई कैन ऑल्सो सेल इट एट दैट प्राइस एज वेल। मार्केट रिसर्च का भी बड़ा होना ज़रूरी है, बिकॉज Absolutely. यू शुड नो योर कस्टमर, राइट? और क्या कितने बायर हैं पोटेंशियली, कितनी एक सेल्स होगी एक आपकी? साल में ये कितना बिकेगा? हो सकता है प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो लेकिन वो साल में सिर्फ 10 बिकेगी। इट्स नॉट वर्थ इन्वेस्टमेंट। वही प्रोडक्ट 1 लाख बिक सकती है एक साल में, 10,000 बिक सकती है। नाउ इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड कि आप इसको इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बेच सकते हैं। तो वही पॉइंट है। फिर अगेन नंबर 1 चीज़ इन्वेस्टर देखता ही यही है कि जिस मार्केट सेगमेंट में आप काम करने जा रहे हैं वो कितना बड़ा है, पोटेंशियल कितने बायर हैं। ये प्रोडक्ट 10,000 लोग खरीदेंगे, 1 लाख लोग खरीदेंगे, 10 लाख लोग खरीदेंगे, सुपर। तो इन्वेस्टर यही देखना चाहता है कि कितने पोटेंशियल बायर हैं इस प्रोडक्ट के। सेकंड ये कि आपकी जो कोर टीम है, आप या आपका को फाउंडर, वो मिला के इसमें कितना बड़ा हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप इस मार्केट का 10% शेयर लें, 5% शेयर लें, लेकिन क्या आप में वो एबिलिटी है कि आप 5% मार्केट शेयर की कंपनी रन कर सकते हैं? दैट्स द टू थिंग्स। ये 2 चीज़ें इन्वेस्टर देख रहा होता है। तो ऑलवेज लुक फॉर बिगर प्रॉब्लम्स। जितना बड़ा प्रॉब्लम है उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि एवरी गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट कोई काम अच्छा नहीं कर रही तो गवर्नमेंट को मत कहें, वो खुद करने ठीक करें, दैट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, हैव यू सीन लाइक सम ऑफ द इश्यूज विद पाकिस्तानी फाउंडर्स के, क्या जब इन्वेस्टमेंट रेस करने आते हैं वो, तो क्या गलतियां वो करते हैं? अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन सी ऐसी गलतियां ना करूं जो कि मुझे फंड रेजिंग में दिक्कत दे। मैं अब लेट्स से आपने कहा फ्रेंड्स एंड फैमिली, सही है, लेट्स से मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं इस वेंचर में। लेट्स से मेरे अब्बू कहते हैं यार जॉब कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो, इससे तो जॉब करना अच्छा है, महीने का 50,000 तो कमा रहे हो, ये फेल हो गया तो क्या होगा। लेट्स से मुझे फैमिली एंड फ्रेंड्स वाले भी सपोर्ट नहीं करते। द नेक्स्ट वन इज कि मैं एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाऊँ। हु आर एंजल इन्वेस्टर्स बाय द वे? एंजल इन्वेस्टर्स कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं, समवन जिन्होंने बहुत पैसे बना लिए हैं लाइफ में फॉर डिफरेंट, किसी जॉब से, किसी बिजनेस से, और दे वांट कि अब वो पोर्टफोलियो एक्सपेंड करें अपना, और दे वांट टू हेल्प यंगर लॉट। सो वो इस तरह के इंडिविजुअल्स भी हैं जो एंजल इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10-20-25,000 डॉलर्स के चेक लिखते हैं। या फिर अब बहुत अच्छे एंजल नेटवर्क्स भी आ गए, जहाँ पे एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता है इन्वेस्टर्स का, जिसके अंदर सारे एंजल नेटवर्क्स हैं, वो मिल के आपके आइडिया को वैल्यूएट करते हैं और वो आपको पैसे दे देते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि आपने अपनी एबिलिटी टू एग्जीक्यूट डिमॉन्स्ट्रेट करनी. इट्स नॉट द आइडिया, इट्स योर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट. क्या आप में इस आइडिया को इस प्रोडक्ट को, इस सर्विस को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी है. इन्वेस्टर ने सिर्फ ये गेज करना है. वो जैसे ही जो चाहे वो कोई एंजल राउंड का होगा, प्री सीड का, सीड का या सीरीज ए का, वो हर स्टेज पे यही देख रहे होंगे, डू यू हैव द एबिलिटी टू टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल. वो आपकी पिच डेक से क्लियर होगा जब आप उनको प्रेजेंटेशन देंगे. दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. यस, पिच डेक में एक्चुअली वो आपको यही गेज कर रहे होते हैं कि आप इसको बेच सकते हैं, कि आप पहली बात आप बना सकते हैं, दूसरी बात बेच सकते हैं. एक चीज़ तो मैंने प्रूव कर दी ना कि ये देखो, मैंने $2,500 जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन पे लगा दिए हैं इस कैमरा के विद वायरलेस. डिज़ाइन तो बन गया है सही, प्रोटोटाइप भी शायद आगे है, एंड मैंने मोबाइल रखा है एंड इट्स ऑल्सो वर्किंग. मोबाइल भी चार्ज कर रहा है और आपके फ़ोन में उसकी ऐप भी बनी हुई है और आपको जो है वो वीडियो भी नज़र आ रही है कि रिकॉर्डिंग कर रहा है. एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि देन तो आप स्टेज पे तो उसका सीड राउंड रेस कर सकते हैं, बिकॉज आपने प्रोटोटाइप बना लिया है, आपके पास बहुत अच्छे नंबर्स हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिकेगा, इसके पोटेंशियल बायर एग्जिस्ट करता है, डेटा है इसका. डेटा है आपके पास, मार्केट रिसर्च है, आपको ये भी पता है कि कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, और बहुत सारे लोग पोटेंशियल बायर एग्जिस्ट करते हैं, उन तक मैंने पहुँचने कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का चैनल क्या होगा, वो सारी आपने चीज़ें फिगर आउट कर ली हुई हैं. आप सीड राउंड रेस कर सकते हैं. अच्छा, ये सीड राउंड रेस करने के लिए कोई डायरेक्टरी है कि जहाँ पे लोग ये इनिशियल जो एंजल इन्वेस्टर्स टाइप लोग होते हैं इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या ये रेफरेंस के थ्रू मिलते हैं, या गूगल पे सर्च करना पड़ता है, या इनकी अपनी भी कोई डायरेक्टरी है जहाँ पे पाकिस्तान स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो ये सारे एंजल इन्वेस्टर्स की कोई डायरेक्टरी है जहाँ पे आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, 2-3 फर्म्स हो के यार ये मेरा आइडिया है, पिच डेक सेंड कर दें और फिर बाद में उनको ऑफिस में बुला लें वगैरह प्रेजेंटेशन के लिए, कोई ऐसी सर्विस है? जी बिल्कुल, अब तो बहुत अच्छी वीसी पाकिस्तान में वीसी शॉप्स भी सेटअप हो गए हैं. सर वीसी तो थोड़ा सा हायर लेवल पे होता है, मैं एंजल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ. एंजल नेटवर्क्स भी अब आ गए हैं पाकिस्तान में, जिस तरह टीम अप एंजल्स एक एनआईसी ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है. खुद मेरा जो इन्वेस्टर है जॉक ग्रुप, उनके साथ मिल के हम भी एक एंजल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं. वी आर अबाउट टू लॉन्च एन एंजल नेटवर्क. बहुत सारे एंजल नेटवर्क आप अगर गूगल करेंगे you'll फाइंड एंजल नेटवर्क्स इन पाकिस्तान. तो उनका तरीका क्या होता है, उनको मैं किस तरह अप्रोच करूँगा अगर मुझे ये आइडिया नहीं, जस्ट सिंपली एन ईमेल एंड सेंड देम अ प्रेजेंटेशन एंड द प्रोडक्ट आइडिया, या प्रोडक्ट आइडिया अभी स्टार्ट में ना सेंड किया जाए? अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करें शुरू में. आइदर यू कैन रीच आउट टू देम थ्रू नेटवर्किंग. आप वो किसी इवेंट में आ रहे हैं, आप उस इवेंट में जाएं, उनसे मिलें, उनको अपना आइडिया शेयर करें, और कोल्ड कॉल भी कर सकते हैं. आप एक ईमेल लिखें, कॉल करें, डायरेक्टली रीच आउट टू देम. वो कहेंगे ये यकीनन आपसे कि आप अपना पिच डेक भेज दें, विल एवेलुएट, वो फिर एवेल्यूएशन प्रोसेस के बाद they'll get back to you. The reason I am asking these stupid questions ना, just because of that के इसको बड़ा मुश्किल करके पेश किया जाता है, बड़ी फैंसी टर्म्स यूज़ की जाती है ना, एंड मैं ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री का आइडिया नहीं है. द रीज़न आई एम आस्किंग यू दिस सिली क्वेश्चन, ताकि मैं समझूँ स्टेप बाय स्टेप कि मुझे अपना आइडिया किस तरह प्रेजेंट करना है. ऐसा ना हो कि मैं पहली ईमेल में एंजल इन्वेस्टर को अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन भेज दूं और वो खुदा ना खास्ता वो भी उस पर काम कर रहा और वो एक कंपेटिटिव एडवांटेज यूज़ ना हो जाए, या मेरा प्रोडक्ट आइडिया स्टील ना हो जाए समहाउ. तो इनिशियली यू आर सेइंग कि हमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनानी होगी, थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना होगा, एंड वंस दे शो देयर इंटरेस्ट एंड देन गो, यू कैन कोल्ड कॉल देम, और यू कैन, if they invite you for a presentation, then you should go to their office and then talk about in detail about your idea, right? एब्सोल्युटली. शुरू में आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और इन्वेस्टर जनरली बिजनेस मॉडल में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है. आप प्रोडक्ट कितने की बना रहे हैं, कितने की बिकेगी, और आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप बेच सकते हैं इसके, वो चाहे प्रोडक्ट है या सर्विस है. तो जनरली वो बिजनेस मॉडल में इंटरेस्टेड होते हैं कि आप इसमें से सस्टेनेबली रेवेन्यू कैसे बनाएंगे, ये चीज़. इसके बाद आपको ये ख्याल रखना है कि जब आप इन्वेस्टर को इंगेज कर रहे हैं तो पहले बिजनेस मॉडल पे हुक कर लें. बिजनेस मॉडल पे अगर वो कन्विंस्ड है या कन्विंस नहीं है तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर बिजनेस मॉडल पे कन्विंस्ड है तो फिर टेक्निकल डिटेल्स की बात आएगी कि ये प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे, इसकी डिटेल्स क्या हैं. लेकिन उस स्टेज पे यू कैन साइन एन एनडीए, उनके साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं कि आपका डिज़ाइन कहीं मिसयूज़ ना हो जाए या किसी और के पास नहीं चला जाए. सही हो गया. तो मतलब ये कि अच्छा, नॉर्मली एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए जब आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाएं, तो व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेशन के, और कितना फंड रेस करने के लिए जाना चाहिए, और कितनी अपनी बिजनेस की इक्विटी जहन में रखते हुए जाएं कि यार ये हमसे कितने लेंगे ये इन्वेस्टर्स और रिटर्न में क्या देंगे? ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए वेरी करता है. बट जनरली व्हाट आई एडवाइज इज़ कि आप एक रनवे कैलकुलेट करें अपने प्रोडक्ट का, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, कि अगर आप 2 लोग हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो 6 मंथ्स टू 10 मंथ्स का जो आपका स्पेंड है, जो खर्चा आएगा, 10 मंथ्स का रनवे, उतने पैसे रेज़ करें.
6 मंथ्स टू 12 मंथ्स, उससे ज़्यादा आप रेज़ नहीं करें। किसी भी स्टेज पे आप अपना एक्चुअली रनवे ही रेज़ कर रहे होते हैं। सो आप 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स का रनवे कैलकुलेट कर लें। पर महीना आपका खर्चा लेट्स से हर मंथ 1 लाख रुपए आएगा, तो आपको 6 से 12 लाख रुपए की ज़रूरत है। वो फिर जाके आप पिच करें किसी भी एंजल इन्वेस्टर को और मेजॉरिटी शेयर नहीं दें। बेटर डील वुड बी कि आप इस एंजल राउंड में 10-20% तक अगर आपको पैसे मिलते हैं तो आप लें, दैट्स अ गुड डील। ताकि ये वो पैसे हैं जो आपको इनेबल कर रहे हैं ये इनोवेशन, फिर ये आप अगली स्टेज अनलॉक होएगी आपके लिए। मतलब ये कि अगर आपके महीने के एम्प्लॉयज़ का ख़र्चा जो है लेट्स से 1 लाख है और आपको जो अपनी पहली प्रोडक्ट बनानी भी है, उसका ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो फंड्स भी रेज़ किए जाएँ बिकॉज़ विदाउट दैट यू विल नॉट बी जनरेटिंग रेवेन्यू, या इस वक़्त रेवेन्यू पे फोकस नहीं होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली एंजल राउंड आप रेज़ इसीलिए करें कि आप एक ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में ले आएँगे हुँ, और विद एक्सेप्शन टू सम इंडस्ट्रीज़। हुँ। जनरली अगर हम प्रोडक्ट कंपनीज़ की बात करें, एंजल राउंड में आप जल्दी से अपनी इनोवेशन कंप्लीट करें और ट्राई टू हिट द मार्केट कि आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाए। और उसमें 1 लाख मैंने सिर्फ हाइपोथेटिकली कहा है, वो किसी कंपनी के लिए वेरी करेगा, उसके लिए हो सकता है 10 लाख रुपए पर मंथ का स्पेंड हो, तो फिर वो अकॉर्डिंगली प्लान करें। मैंने लेट्स से 12 महीनों के हिसाब से लेट्स से अगर मेरा हाइपोथेटिकली खर्चा 1 लाख महीने का आ रहा है, मैंने 12 लाख रेज़ कर लिया और मैंने बड़ा कम डाइल्यूट किया, लेट्स से मैंने 10% डाइल्यूट कर दिया अपनी इक्विटी का। प्रोडक्ट भी बन रही है, सही है, वो मार्केट तक भी जा पहुंची है प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ लेट्स से 10-11 मंथ, सही है, प्रोडक्ट सेल हो रही है, लेकिन इतना रेवेन्यू जनरेट अब नहीं हो रहा कि मैं सैलरीज भी पे करूं और ऑर्डर भी प्लेस करूं ताकि मेरा बिजनेस जो है वो स्मूथली एंड सीमलेसली रन करे। तो उस केस में मुझे डायरेक्टली वेंचर कैपिटलिस्ट की तरफ जाना पड़ता है, सीरीज ए रेजिंग करनी होती है, या इज देयर एनीथिंग इन बिटवीन वेंचर सीरीज ए एंड एंजल इन्वेस्टिंग राउंड फर्स्ट? मैं इसके बाद आप सीड राउंड के लिए जाएंगे, जो बहुत सीड इन्वेस्टर्स सिर्फ ऐसे इन्वेस्टमेंट शॉप्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ सीड राउंड पे ही इन्वेस्ट अच्छा, आप शॉप्स का लफ्ज यूज कर रहे हैं, व्हाई इज दैट? इन्वेस्टमेंट क्या कहना चाहिए इनको, क्योंकि शॉप्स मतलब दुकान इसी को आप ऐसे दुकान कंसिडर कर रहे हैं। अरे आप उनका काम चूंकि इन्वेस्टमेंट का है, तो वो एक दुकान है इन्वेस्टमेंट की जहाँ से मुख्तलिफ लोग आ सकते हैं और हर बंदा अपने वेंचर के हिसाब से फंड रेस कर सकता है। एग्जैक्टली उसमें सीड इन्वेस्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं या इन्वेस्टमेंट शॉप्स हैं जो कि सिर्फ सीड राउंड पे इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसे वीसीज भी हैं जो सीड राउंड में अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो देन आप उनके पास जाएंगे और उनका भी अगेन फोकस यही होएगा, ये देखेंगे कि कितनी बड़ी मार्केट में आप काम कर रहे हैं और आप कितने बड़े हो सकते हैं। डू यू हैव द एबिलिटी कि आप एक कंपनी को ग्रो करवा लेंगे, ये इस प्रोडक्ट को ग्रो करवा लेंगे। द मोमेंट दे सी दिस कि इस प्रोडक्ट में जान है, इस मार्केट में जान है, इस मार्केट में इस प्रोडक्ट के ज़्यादा बायर हैं और आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स बेच सकते हैं, दे विल पुट इन मनी। और इस स्टेप पर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि मज़ीद हम कितना इक्विटी डाइल्यूट करें और कितना फंड रेज करें? अनदर 12 मंथ ऑफ द मनी शुड बी रेज्ड एट दैट टाइम और वी शुड गो थिंक बिगर एट दैट टाइम? अगेन वो अगले 12 मंथ ग्रोथ के होंगे। सो अगले 12 मंथ में आपने ग्रोथ प्रोजेक्शन बना के वो रनवे कैलकुलेट करना है। तो जब आपने अगर 12 महीने का रनवे रेज़ कर लिया है, तो 6 मंथ्स के बाद आपको अगला राउंड रेज़ करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट जो इट टेक्स अबाउट 3 टू 6 मंथ्स। सो रेज़ मनी व्हेन यू हैव मनी, व्हेन यू आर आउट ऑफ मनी यू आर डेड। So same happens with Series B, Series C, D, E, F. एब्सोल्युटली। और उसके बाद फिर एक एग्ज़िट आ सकता है कि आप आईपीओ कर दें या एक्वायर हो जाएँ। प्रोडक्ट आप कंपनी बेच दें या उसका आईपीओ कर दें, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करें, तो उस दैट्स एन एग्ज़िट। नॉर्मली देखा ये गया है कि अब अगर मैं एयरलिफ्ट की बात करता हूँ या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इवन मुख्तलिफ राउंड्स पे रेस करती हैं लेकिन स्टिल दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। वो जितना वो बर्न ज़्यादा कर रहे होते हैं बट दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, दे आर नॉट मेकिंग मनी। So do you think after like a couple of rounds of fundraising, अगर आप तब भी profitable now, you can still exit? And is it like profitable? The valuation is gonna be good? Yes, this can be. अभी बड़ा अजीब है ना, पैसे नहीं बना रहा, पैसे बिजनेस खा ही जा रहा है। सही है, वो ग्रोथ नंबर्स हैं, वो डाउनलोड्स हैं, आपकी गूगल प्ले स्टोर और ये सारी जगह पे डाउनलोड्स हो रही हैं और एक ग्रोथ है और एक रेविंग कस्टमर बेस है, लेकिन वो सारे पैसे जो आपके आ रहे हैं वो री इन्वेस्ट हो रहे हैं अगेन। सही है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन टू लाइफ टाइम वैल्यू। एक कॉस्ट
कस्टमर, एक नया कस्टमर लाने पे मेरी क्या कॉस्ट है वर्सेस लाइफ टाइम वैल्यू। वो 1 साल में लाइफ टाइम वैल्यू आप देखेंगे उस कस्टमर की 1 से 2 साल, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज़ होता है। हम लेट्स से 1 साल यूज़ करते हैं कि वो कस्टमर 1 साल में आपको कितना रेवेन्यू दे देगा। लेट्स से वो मेरे से, मेरी प्रोडक्ट की एवरेज ऑर्डर वैल्यू ₹100 है। वो मेरे से 10 परचेज़ेज़ करता है 1 साल में, तो 1 साल में वो मुझे रेवेन्यू दे रहा है ₹1000 का। और मैं कस्टमर, अब मैं डिसाइड करूँगा कि इस इतनी वैल्यू के कस्टमर को एक्वायर करने पे मैं कितने पैसे खर्च कर सकता हूँ। तो दैट रेशियो इज़ 1 to 3। हम्म। सो इफ 3 times of lifetime value, that much can I can easily put on customer acquisition। और दूसरे लफ्ज़ों में किसी भी बिज़नेस मॉडल के अंदर लाइफ टाइम वैल्यू शुड बी एटलीस्ट 3 times ऑफ कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। दैट्स अ गुड बिजनेस। तो आप अपने बिजनेस मॉडल के अंदर, स्टार्टअप की जर्नी के अंदर ये फिगर आउट कर रहे होते हैं कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन से लाइफ टाइम वैल्यू 3 times हो, दैट्स अ गुड बिजनेस। मतलब अगर आप कस्टमर को एक्वायर करने में 1,000 रुपए लगा रहे हो तो आपको उसी कस्टमर से 3,000 रुपए जनरेट करने 1 होंगे साल के टू बी अंदर। अ गुड बिजनेस मॉडल, राइट? एब्सोल्युटली। और इसी पर आपके एग्जिट्स होते हैं, मर्जर्स होते हैं, या आईपीओ पर आप जाते हैं। जो करीम और ऊबर या जितने भी एयरलिफ्ट जो हैं, ये एग्रेसिवली कस्टमर एक्विजिशन पे इसलिए खर्च कर रहे हैं बिकॉज दे नो कि लाइफ टाइम वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इवेंचुअली दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। तो इसलिए वो मार्केट शेयर पे जाते हैं, फिर एग्रेसिवली पैसे बर्न करते हैं, मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं पैसे, सो दैट बड़ा मार्केट शेयर गेन कर लें। और लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की चूँकि ज़्यादा है, फिर इवेंचुअली दे विल मेक मनी। सर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है, हम फ्रीलांसिंग पर कोर्सेज देखते हैं, हम ई कॉमर्स पर कोर्सेज देखते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको ई कॉमर्स भी सिखा रही होती हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो कि आपको फ्रीलांसिंग भी सिखा रहे होते हैं, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी, सारे मतलब कि फ्रीलांसिंग में तमाम ही इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको समझाया पढ़ाया जाता है। और आईटी हो, आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाई जा रही होती है। हमारे माशरे में ये स्टार्टअप पे कोर्सेज क्यों नहीं है, स्टार्टअप पे ट्रेनिंग्स क्यों नहीं है? आप जैसे लोग, जो कि मैं समझता हूँ यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब बिकॉज यू आर गिविंग अवेयरनेस एट यूनिवर्सिटी लेवल, एट द गवर्नमेंट लेवल एंड एट द कॉरपोरेट लेवल, कि यार ये भी एक सीन है, आप इस पर आप ट्रेनिंग्स बना रहे हैं लोगों को अवेयर करने। वाई दैट थिंग इज स्टिल मिसिंग कि फ्रीलांसिंग पर भी कोर्सेज हैं लेकिन स्टार्टअप, जिस तरह मेरे सवालात थे, बड़े मासूमाना मेरे सवालात थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था, आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, और मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है कि ये राउंड्स होते हैं, ये मामलात होते हैं, मुझे इसके पास जाना पड़ता है, ये वॉल्यूएशन होती है, ये मुख्तलिफ फ़ंड रेजिंग के लेवल्स होते हैं, आईपीओ होता है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर मुझे नहीं पता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता। लेकिन अगर आप देखें इसके अगेंस्ट में फ्रीलांसिंग का बहुत लोगों को पता है, ई कॉमर्स का भी बहुत पता है, ड्रॉप शिपिंग का भी। तो इसमें आपका क्या किरदार है? आपकी इस अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि यार ट्रेनिंग्स लो, स्टार्टअप बनाओ, क्या हो रहा है? अब इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है, हम पहले ऑफलाइन भी इस पे बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता स्टार्टअप्स, उसकी प्राइमरीली बिजनेस एक्यूमेन हमारे यहाँ बहुत कॉमन नहीं है। आप देखें तो हम बिजनेस का ट्रेंड नहीं है हिस्टोरिकली। मैं इसको अगर अगेन हिस्ट्री से रिलेट करूँ, सो ब्रिटिश राज के टाइम पे आर्मी की जॉब वाज द प्रीमियर जॉब। तो उसने सामो ना यहाँ पे एक ट्रेंड सेट कर दिया कि जो जॉब है वो, स्पेशली सरकारी नौकरी, पक्की सरकारी नौकरी, वो हमारे जहनों में उसको इनग्रेव कर दिया कि दैट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू थिंग। हम कल्चरली उसको हाईएस्टली रिगार्ड करते हैं, पक्की सरकारी नौकरी को, परमानेंट सरकारी जॉब को। तो और बिज़नेस की तरफ हम ज़्यादा ट्रेंड नहीं, और ये हिस्टोरिकली भी इस पूरे पाकिस्तान में रीजन में जो अगर हम देखें, यहाँ पे बिज़नेस का ज़्यादा रिवाज नहीं था। अनारकली बाज़ार में इन 1947 एक मुसलमान की दुकान थी। तो ये हिस्टोरिक लैगिंग है। पंजाब और केपी दोनों प्रोविंसेस से आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट ज़्यादा थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो वो हमारे यहाँ ट्रेंड सेट हो गया जॉब का, और वो सामो स्टिक किया। इस वजह से, और हमें ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। हमें जिस तरह फ्रीलांसिंग, गवर्नमेंट ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके लोगों को सिखाया है। स्टार्टअप्स पे इट इज़ अर्ली टाइम। NICs, प्लान 9, दोर्शल इन केपी, ये एक अच्छे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बट अभी भी बहुत कम है। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज इससे अल्टीमेटली स्टेट को बेनिफिट है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल बी द नंबर वन बेनिफिशरी, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान के जॉब्स क्रिएट होंगे, GDP ग्रो करेगा। वी आर ट्राइंग आवर हम्बल एफर्ट कि हम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
वी आर द क्रेजी वंस कि हम चाह रहे हैं कि जाके स्टूडेंट्स को सिखाएं स्टार्टअप्स पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे। स्टिल आई फील लाइक कि हमें भी और बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने जो मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया था वो तो मैंने खुद किया था, सही है, अपनी रिसर्च के थ्रू, अपनी मेहनत के थ्रू, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू डिज़ाइनर हायर किए। ये तो मैं एक इंडिपेंडेंट वन मैन शो था, सही है। इसके अगेंस्ट अगर अब किसी ने इसको प्रोडक्टिव बनाना है, सही है, अगर कोई चाह रहा है यार मेरे अकेले बस का काम नहीं है, मुझे एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसको नॉर्मली हम इंक्यूबेशन बोलते हैं, इंक्यूबेटर्स बोलते हैं, तो इंक्यूबेटर कितनी हेल्प आउट कर देता है एक स्टूडेंट की या एक एंटरप्रेन्योर की अपनी प्रोडक्ट को फाइन ट्यून करने में या टीम बनाने में? डज इट प्ले एनी रोल? इंक्यूबेटर बहुत हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। हमारे यहाँ अभी इंक्यूबेटर्स भी कम हैं। मैं समझता हूँ इंक्यूबेटर्स भी 1 लाख इंक्यूबेटर्स इन दिस कंट्री। कि 1 लाख? बिल्कुल अभी हम कितने हैं तकरीबन पाकिस्तान अभी तो में? पाकिस्तान में देर आर अबाउट 100 इंक्यूबेटर्स। तो एटलीस्ट हम 10,000 का नंबर तो क्रॉस करें। 10,000 इंक्यूबेटर्स होंगे तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ी मैसिव चेंज आना शुरू हो जाएगी। फिर आप देखेंगे बिकॉज बहुत सारे सपोर्ट सेंटर, इंक्यूबेशन इज एक्चुअली अ सपोर्ट सेंटर जो कि आपको सॉरी बिजनेस सिखाता है। तो वी नीड ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे बिजनेस सिखाया जाए कि प्रोडक्ट कैसे बनानी है, प्रोडक्ट को फिर मार्केट कैसे करना है, बेचना कैसे है, कस्टमर से पैसे कैसे वापस सेल साइकिल कंप्लीट कैसे करना है और सस्टेनेबली ग्रो कैसे करना है। तो इंक्यूबेटर आपको एक क्या कहना चाहिए बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज सारी सिखाता है। इट्स अ सेंटर जो आपको ड्राइविंग सिखाता है। इसमें मेंटर्स वगैरह भी होते हैं जो कि आपको प्रॉपर लेक्चर्स और मीटिंग्स के थ्रू सिखा रहे होते हैं कि मार्केटिंग किस तरह करनी है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन किस तरह करना है, मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर नेटवर्किंग किस तरह करनी है, या सारे एंटरप्रेन्योर्स ही बैठे होते हैं और एक दूसरे से नेटवर्किंग और गपशप लगा रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं? इंक्यूबेशन में नंबर वन इज़ अ क्रिएटिव स्पेस जहाँ पे लोग काम कर सकते हैं, टीम्स बनते हैं, टीम्स की ज़रूरत में आते हैं। सेकंड, वहाँ उनके पास एक करिकुलम होता है पूरा कि बिज़नेस आपने आइडिया से लेके एक प्रोडक्ट और फिर मार्केट की स्टेज तक कैसे जाना है। हम उसमें 3 स्टेजेस कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट कि पहले आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसके अगेंस्ट सॉल्यूशन बना लिया। सेकंड, प्रोडक्ट मार्केट फिट कि आपने प्रोडक्ट बनाई, उससे प्रोटोटाइप बनाया और कुछ लोगों ने बाय कर लिया। एंड थर्ड इज़ बिज़नेस मॉडल फिट के बहुत सारे लोग उसको बाय करना शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ सिखाई जाती है करिकुलम के थ्रू। इसमें सिर्फ ट्रेनर्स ही नहीं होते, उनके पास मेंटोर्स भी होते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी दे हैव अचीव्ड इन मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, तो ये सारे वर्टिकल्स आपको चाहिए होते हैं बिज़नेस के अंदर। तो फिर इन मेंटोर से आपको कनेक्ट किया जाता है ताकि वो आपको गाइड करते हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करनी है, जो अपने अकाउंट्स वो कैसे मैनेज करने हैं और ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे लाना है उस स्टार्टअप के अंदर। बिकॉज़ इन्वेस्टर इन चीज़ों को बहुत हाईली वैल्यू करता है। हमने तो वीसीज और एंजल इन्वेस्टर्स के जो चलने डायरेक्टरीज भी मौजूद है, नेटवर्क भी मौजूद है, आप गूगल पे सर्च करेंगे वो मिल भी जाएंगे, इवन इंक्यूबेटर्स भी आपको मिल जाएंगे। बट हाउ टू साइन अप फॉर अ पर्टिकुलर इंक्यूबेटर इन पाकिस्तान, और कौन से अच्छे हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि लोगों को जाना चाहिए, उनका इन्वायरमेंट अच्छा है, उनका क्रिएटिव इन्वायरमेंट अच्छा है, उनके मेंटोर्स अच्छे हैं, व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन? उसमें अगर हम पहले फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट ने एनआईसीज़ बनाए, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स। पाकिस्तान में 5 नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा एंड पेशावर में। बहुत अच्छे सेंटर्स हैं। दे आर अवेलेबल एज़ वन ऑप्शन। इसके अलावा फिर प्लान 9 ने पहले लाहौर में बनाया एंड दे उन एनआईसी एक्सपेंशन प्लान के तहत उन्होंने 19 अक्रॉस पाकिस्तान बना दिए, जो कि बहुत सारे छोटे शहरों में भी वो चले गए हैं। फिर वो पंजाब के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बना रहे हैं। तो टोटल 19 उन्होंने और इंक्यूबेशन सेंटर्स बना दिए। फिर केपी में दोरशल है, जो कि बहुत सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर उनके अवेलेबल है, 5 से 6 दोरशल्स भी अवेलेबल है। तो ये प्राइमरीली जो गवर्नमेंट रन इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा कुछ प्राइवेट रन इंक्यूबेशंस भी हैं, जिस तरह हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ रन कर रहे हैं, हम बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज के साथ इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद तीनों शहरों में रन कर रहे हैं। कराची में बहुत अच्छा I2I के नाम से जहारा पहले लीड कर रही थी, अभी उनका कैटलिस्ट लैब है, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस तरह और भी इंक्यूबेटर्स हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जो कि अब अगली लॉट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए अवेलेबल है। एंड हाउ कैन वन साइन अप फॉर एन इंक्यूबेटर? इनके क्या सेशंस होते हैं सालाना? किस तरह एक एंटरप्रेन्योर अपना आइडिया लेकर जा सकता है? हाउ ही कैन साइन अप फॉर द इंक्यूबेशन प्रोग्राम? इन तमाम इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स में कोहोर्ट रन होते हैं जनरली 6 मंथ्स के, साल में 2 कोहोर्ट होते हैं।
उसके लिए वो कॉल फॉर स्टार्टअप्स एक एप्लीकेशन पहले इशू करते हैं, जिसमें अगेंस्ट दैट एप्लीकेशन फॉर्म आप अपना आइडिया, अपना प्लान, सारा इनिशियल प्लान सबमिट करते हैं टीम। फिर दे एवैल्यूएट एंड दे कॉल यू फॉर ए फॉर्मल पिच। फिर आप प्रेजेंटेशन देते हैं एक बोर्ड के सामने जाके, एक जजेस पैनल के सामने, और फिर वो इवेंचुअली उसमें से सिलेक्ट करके उन लोगों को लेके आते हैं। दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन विद यू। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला सर। बट बिफोर आई कंक्लूड दिस पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। वेयर डू यू सी पाकिस्तान गोइंग बेस्ड ऑन द situation we are right now, सही है, and where our youth is going and how much the government is playing its role, because the government understand कि यार ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, ख्वाह स्टार्टअप्स हो, e-commerce हो. Where do you see the Pakistan ecosystem is going, because you have a goal of $500 billion by 2030. So do you really see the country is going in that direction, and what is your message to the youth of Pakistan? आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक नेम सर, आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक। उसकी वजह ये है, देखिए $370 मिलियन पाकिस्तान का जो टोटल FDI है वो $2 बिलियन है। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 20% ऑफ आवर टोटल FDI इन 1 ईयर, और ये अगले साल अब ग्रो करेगा ये नंबर्स। नाउ पहली दफ़ा पाकिस्तान ग्लोबल VCs के रेडार पे आया, एंड पीपल आर सरप्राइज्ड कि 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन द वर्ल्ड इज़ अनटैप्ड। इतनी बड़ी इनफॉर्मल मार्केट है, तो बहुत एक्साइटिंग टाइम्स है। और उसके साथ एक बहुत बड़ी हमें जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है हमारी लोकेशन का और CPEC का। CPEC से कनेक्टिविटी हमारी अनलॉक हो रही है थ्रू चाइना एंड मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट से आगे फिर यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अफ्रीका एज वेल। सो ये नए एवेन्यूज़ ओपन अप कर रहा है हमारे लिए कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो हाई वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की, और वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हम मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप तक एक्सपोर्ट कर पा रहे हो। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पहली दफ़ा $25 बिलियन से ऊपर जा रही हैं। हमें बहुत बड़ा नंबर चाहिए। टर्की जो है उसकी पॉपुलेशन 880-90 मिलियन पीपल है, दे हैव एक्सपोर्ट्स ऑफ $25 बिलियन। सो हमें ये रियलाइज़ करना है कि हमारा चैलेंज कितना बड़ा है, इसके साथ अपॉर्चुनिटी भी है। वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स, हमारे पास ह्यूमन पावर है, बहुत बड़ी IT वर्कफोर्स अब है, गवर्नमेंट की तरफ से इनेबलिंग एनवायरनमेंट आ रहा है, ऑल्दो स्लो है बट आ रहा है, CPEC है। तो ये सारे अगर फैक्टर हम कंबाइन करें, आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान एक बहुत प्रोग्रेसिव और जिसे कहना चाहिए कि इनोवेशन इकोनॉमी बनने जा रहा है अगले डेकेड के What अंदर। about the parents and student? What's your message to them? कि बच्चों को जो कर रहे हैं वो करने दिया जाए, पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? मैं पेरेंट्स के लिए मैं स्पेशली मेरा यही मैसेज होगा कि उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी एक ऑप्शन दें अपने बच्चों को। तमाम बच्चों को जॉब नहीं मिलनी, बिकॉज स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी जॉब्स ही नहीं है। सो उनको ये ऑप्शन एक्सप्लोर करने दें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और बिज़नेस करने में एक प्राइड लें, ये कोई बुरी बात नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि बच्चों को काम करना सिखाएं जब वो पढ़ रहे हैं डिग्री में। उनको ये मत कहें कि तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा काम है, तुमने कोई काम नहीं करना। पढ़ाई उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए वो साथ साथ में बन रहे हैं, लेकिन काम उनको करना सिखाएं ताकि जब वो जॉब मार्केट में जाएं तो उनको काम भी आता हो और लोगों से बात करना भी आता हो। Thank you very much, Imran Bhai, for your valuable time and your valuable inside information. And I hope you guys also love this podcast conversation. And Imran Bhai ने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोचें, कुछ डिफरेंट करने की करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा, हर बच्चा, हर ग्रेजुएट जो है वो एम्प्लॉयबल होगा। अपनी मेहनत करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, स्टार्टअप आइडियाज़ के थ्रू बैठे ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, मेक श्योर यू पोस्ट देम इन योर कमेंट्स। वी always look at the comments and try to answer all of them. And make sure you like this video and share it with your friends who also need support like that. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you once again.